तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिसका नाम है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। असल में ये टॉपिक टोटली मतलब अभी मैंने आप लोगों को लास्ट जब स्टैंडर्ड्स वगैरह कंप्लीट करवाए थे, तो उस स्टैंडर्ड कंप्लीट होने से के बाद हमने बैकवर्ड वेरिएंसेस के कुछ एक वो क्वेश्चंस देखे थे। उसमें मैंने ये बताया था कि हम स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड यानी वेरिएंस एनालिसिस जो हम कर रहे थे, वेरिएंस का निकालना, वेरिएंस को कैलकुलेट करना, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो अभी भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जस्ट हम जितनी भी इम्प्लीकेशंस या वो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो उस उन्हीं वेरिएंस के ऊपर है। सेम लाइक दैट इज द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट जरूर है, हम इसमें सीखेंगे एक स्टेटमेंट है क्या ये, इसका इसकी लॉजिक समझते हैं। बट स्टिल हमें वेरिएंस आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी जो डाटा यूज होना है वो वेरिएंस का ही है। तमाम फार्मूलाज 100% आपको आने चाहिए। तमाम वेरिएंस के निकालना, सेल्स का वेरिएंस, कॉस्ट का वेरिएंस, जिसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, और कौन सी क्लासेस हैं सबकी, कौन से डिवीजन है, कौन से आगे टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस है, जिस तरह मटेरियल में यूजेज और प्राइस, लेबर में एफिशिएंसी और लेबर रेट और आइडल, इस तरह सारे वेरिएंसेस की कैलकुलेशन बड़ी मस्ट होनी चाहिए, आपकी साइड में आनी चाहिए आपको। अब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में एक्चुअल में होगा क्या, हम करेंगे क्या कि इसमें हमें बजटेड डाटा से एक्चुअल डाटा की तरफ जाना है। ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हमें बजटेड डाटा से एक्चुअल डाटा की तरफ लेके जाएगी। अब बजटेड डाटा में क्या मतलब, बजटेड तो कॉस्ट भी होती है, बजटेड तो ये कहते हैं कोई यूनिट भी होते हैं, बजटेड लेबर आवर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी बजटेड की बात हो रही है, कौन से बजटेड डाटा को एक्चुअल डाटा में लेके जाना है, तो इस बात पे थोड़ी बात करते हैं। लेकिन ये भी मैं बताता हूँ कि बजटेड क्या, लेकिन ये अभी बता रहा हूँ, ये चीज अभी बता रहा हूँ कि ये हम जो करेंगे ना, बजटेड से एक्चुअल के डाटा पे जाएंगे, ये हम जाएंगे यूजिंग वेरिएंसेस। यूजिंग वेरिएंसेस, जितने हमने वेरिएंसेस निकाले हैं उनको यूज करते हुए हम बजटेड डाटा से एक्चुअल डाटा पे जाएंगे। पहली बात तो ये, इसका मतलब अगर वेरिएंस की मदद से जाना है तो वेरिएंस का निकालना तुमको आना चाहिए, यानी वेरिएंस कैलकुलेशन तुमको आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बजटेड क्या, यानी बजटेड सेल्स या बजटेड कंट्रीब्यूशन या बजटेड प्रॉफिट, क्या चीज क्यों, कौन से बजट से एक्चुअल पे जाना है, वो डिपेंड करता है कि आपके सवाल में कॉस्टिंग टेक्निक कौन सी यूज हो रही है, आपकी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कौन सी बेस पे बन रही है, किस कॉस्टिंग टेक्निक की बेस पे बन रही है। अब आपके पास दो कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं, एक है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है, अगर आपके सवाल में मार्जिनल कॉस्टिंग है, तो आपने एक्चुअली इसमें आपने एक्चुअली बजटेड कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तक जाना है। हम इसमें प्रॉफिट निकालेंगे, हम इसमें भी प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर बजटेड कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तक का सफर जो है हम देखेंगे। लेकिन जो वो सफर होगा, उसमें यूज हम स्टिल क्या करेंगे, वेरिएंसेस को, वेरिएंसेस के आंसर्स को यूज करेंगे। यानी अगर आपको कोई एमटीक्यू आता है, अब आपको पता है एमटीक्यू भी आते हैं एफएमए में, तो ये जो एमटीक्यू आएगा वो इस तरह आ सकता है कि आपको प्रॉपर सॉल्व किया हुआ पहले आपको वेरिएंसेस निकालने हैं, क्योंकि वो एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है। पहले आपको वेरिएंसेस निकालने हैं और वेरिएंसेस की बेस पे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है। किस तरह, अभी हम उस पर फॉर्मेट पे जाते हैं। लेकिन ये हमने बात सीखी कि मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम यूज कर रहे हैं, तो हमने बजटेड कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तक का सफर सीखना है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट तक जाना है। मैंने भी आपको बताया था ना कि बजटेड से एक्चुअल की वैल्यूज की तरफ जाना है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्टिंग टेक्निक। इफ यू आर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, then you have to calculate actual contribution from budgeted contribution using the variances. And in case of absorption costing, you have to use profit instead of contribution. ये बेसिक मकसद था ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का। इसका फॉर्मेट सीखेंगे, लेकिन दो तीन बातें यहाँ पे पहले इनको डिस्कस कर लें, फिर मैं आपसे पूछता हूँ इफ यू आर क्लियर। देखो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, याद करो एक वेरिएंस था सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। मेरे पास शायद यहाँ पे लिखा भी हो, मैं ले जाता हूँ उस वेरिएंस पे। यहाँ कहीं पे ये रहा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में मैंने तुमको क्या बताया था, मैं एकदम ओपन भी कर दिया यहाँ पे। मैंने तुमको बताया था, जरा ये मैंने इसलिए ओपन किया था कि तुम अगर भूल चुके हो या अगर कोई रिवाइज नहीं किया, तो तुम्हें पता हो कि यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में हमने कहा था कि जब वॉल्यूम वेरिएंस आता है ना, ऑब्वियसली वॉल्यूम इज यूनिट्स,
वॉल्यूम इज यूनिट्स, तो वो यूनिट्स का वेरिएंस जब आता है, सो द वेरिएंस इज इन यूनिट्स, बट यू डोंट नीड टू हैव द वेरिएंस इन यूनिट्स, यू हैव टू कैलकुलेट इन मॉनेटरी टर्म्स, डॉलर्स की फॉर्म में तुमको कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने इसको मल्टीप्लाई करना है। बट हेयर हेयर द रूल कम्स के मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो रही है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रही है। अगर मार्जिनल हो रही थी तो मैंने कहा था तुमको कि वॉल्यूम वेरिएंस में जो भी यूनिट्स में वेरिएंस आएगा, उसको तुम स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना अगर कौन सी कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना अगर कौन सी कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अगर कौन सी कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो यहाँ पे तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे पास डिपेंड करता है कि तुम्हारी कॉस्टिंग टेक्निक क्या है। तो अब यहाँ से ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है जो मैं अब ये शो कराने लगा हूँ, कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में तुम मल्टीप्लाई करोगे अपने वेरिएंस को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और अगर तुम एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग के थ्रू स्टेटमेंट बना रहे हो, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में तुम्हें पता है कि तुमने प्रॉफिट के से मल्टीप्लाई किया होता है। तो ये डिफरेंस है, दोनों के वॉल्यूम वेरिएंस डिफरेंस होते हैं, दोनों के वॉल्यूम वेरिएंस चेंज होते हैं, दोनों के वॉल्यूम वेरिएंस चेंज है, सेम सेम नहीं है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ये पहले दो पॉइंट्स क्लियर है? अगर आप कंफर्म कर दो एक मरतबा, कंफर्म कर दो एक मरतबा, क्लियर है? Sir, could you please repeat the last part? जी जी, बोले। The last part that you have defined. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। Yes, sir. ओके, सो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के बारे में मैंने ये बताया कि एक्चुअली जब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उस वेरिएंस में अगर हमारे सवाल में मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा होता है, तो हम उस यूनिट्स, क्योंकि वेरिएंस आता है इसका यूनिट्स में, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डॉलर्स। तो अब हमें डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए, अब हमको डॉलर्स में इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर उसके बाद वो वेरिएंस आता है। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो वेरिएंस है वो वॉल्यूम वेरिएंस है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस वो सेम नहीं आता। सो ये पॉइंट मैंने जस्ट रिवाइज करवाया यहाँ पे, कि हम जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जहां पे वेरिएंस आएगा, वो जहां पे वॉल्यूम वेरिएंस हमें लिखना है, देख ले पहले कि कॉस्टिंग कौन सी यूज हो रही है, क्योंकि वेरिएंस डिफरेंट आएंगे तो हमें। क्लियर हुआ पॉइंट अब? Yes, sir. ओके, एक मिनट, लेट मी एडजस्ट कैमरा। सही है। अब एक और पॉइंट भी यहाँ पे है। देयर इज नो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस this time, volume, not a sales volume variance. For the sales volume variance, either we are using marginal costing or absorption costing, हम दोनों में कैलकुलेट कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई जाके किससे कर रहे हैं, इट इज डिफरेंट। बट फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की बात हो रही है, अब पहले सेल्स वॉल्यूम की बात हो रही है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। तो देयर इज नो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले स्टेटमेंट में हम जो भी स्टेटमेंट हम बनाएंगे अभी मार्जिनल कॉस्टिंग की, हम देखेंगे कि उसमें फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है ही नहीं, उसमें फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है ही नहीं। इसका ताल्लुक मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट से रहेगा ही नहीं। ये थ्योरेटिकली तुमसे वैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, कि इज देयर फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, तो तुमने कहना है नो, देयर इज नो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। एंड फॉर द सेल्स वेरिएंस, both costing techniques have variance, but the amount is different, because in marginal costing you have to multiply it with the contribution per unit, and on the other hand by profit by per unit in absorption costing। तो इन पॉइंट्स का बड़ा ख्याल रखना, क्योंकि ये आगे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में हेल्प करने लगे। अब फॉर्मेट में जाने से पहले एक लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट से पहले जितने भी फेवरेबल वेरिएंसेस होंगे, either it's a sales variance, either it's a cost variance, or any of the cost variances like material, labor, etc. तो आपने फेवरेबल वेरिएंस को क्या करना है, ऐड करना है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में। ऐड फेवरेबल वेरिएंस एंड डिडक्ट एडवर्स वेरिएंस, सिंपल रूल है, सिंपल रूल। फेवरेबल वेरिएंस ऐड, और एडवर्स वेरिएंस माइनस इन स्टेटमेंट में, बिकॉज फेवरेबल इंक्रीज द प्रॉफिट
और कंट्रीब्यूशन एंड वाइस वर्सा, मतलब फेवरेबल, अगर फेवरेबल वेरिएंस है ना तो वो इंक्रीज करता है प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे बजटेड प्रॉफिट से जब जाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ, क्यों जाना है हमने बजटेड, क्योंकि देखो हमने यहाँ पढ़ा है एब्जॉर्प्शन में बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट, और मार्जिनल में बजटेड कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तक जाना है। तो बजटेड से एक्चुअल की तरफ जाने के लिए जो फेवरेबल बैलेंसेस होते हैं वो वैसे ही प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। फेवरेबल का मतलब वो प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, और एडवर्स मतलब प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं। सेम इन अ केस ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी फेवरेबल वेरिएंस, इसका मतलब वो कंट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं, और एडवर्स वेरिएंस कंट्रीब्यूशन को कम कर रहा है, बिकॉज दोनों ही कमाई है, कंट्रीब्यूशन भी कमाई है, प्रॉफिट भी कमाई है। बस ये कंट्रीब्यूशन ऐसी कमाई है जिसमें से भी फिक्स कॉस्ट माइनस होनी है, और फिक्स कॉस्ट माइनस होने के बाद को प्रॉफिट बोलते हैं। एक्चुअली फॉर्मेट अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन में से ओनली टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, तो आपका प्रॉफिट आता है। सो दोनों ही कमाई है, बस एक कमाई फिक्स कॉस्ट से पहले और एक कमाई फिक्स कॉस्ट के बाद की है। सो फॉर्मेट पे जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग्स, क्योंकि हमारे फॉर्मेट में बुक में भी यही एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो मैंने इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है। अब फॉर्मेट पे जाने लगे जरा, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। नॉट अ बिग डील, नॉट नॉट दैट टफ, बट आपको फोकस बस एक पॉइंट पे फोकस रखना, फॉर्मेट पे फोकस रखना। जो जो बातें मैं बता रहा हूँ प्रॉपरली प्रॉपरली सुनना, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में हमने पढ़नी है अब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बजटेड डाटा से एक्चुअल डाटा की तरफ जाना, ये तो कंफर्म हो गया। और दूसरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने जाना है बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ। हमने इसमें कंट्रीब्यूशन देखना, वो मार्जिनल वाली में देखना है। ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट, बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ जाना है, ये मैं पॉइंट यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ फॉर्मेट में। तो ऑब्वियसली बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे बट स्टेटमेंट, क्योंकि हमें बजटेड प्रॉफिट से कन्वर्ट करना है प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में यूजिंग वेरिएंसेस। तो सबसे पहले हमने देखा फॉर्मेट पे क्या है, बजटेड प्रॉफिट। वो बजट प्रॉफिट जो भी होगा, मैं यहाँ पे अमाउंट उसकी बजटेड प्रॉफिट की लिख लूंगा। अभी फिलहाल मैं फॉर्मेट में बस एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस बना रहा हूँ वैल्यूज के आगे जस्ट समझाने के लिए। भी फॉर्मेट पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। बजटेड प्रॉफिट मैंने लिख लिया। उसके बाद आपके पास आ रहा है सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस, लेकिन लेकिन जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स वेरिएंस में दो वेरिएंसेस है, उसने आगे सेल्स वेरिएंस के आगे टाइप दिया। मतलब आपने सेल्स वेरिएंस टोटल नहीं लिखना, आपने टोटल नहीं लिखना, आपने सेल्स प्राइस और सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम यानी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को अलग लिख देना है। मुझे एक बात बताओ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रही है, जरा आप मुझे बताओ, यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो भी होगा ये प्रॉफिट से मल्टीप्लाई हुआ होगा या कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई होकर आया होगा? बताओ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की है यहाँ पे, कौन से वाले वॉल्यूम वेरिएंस को लेंगे सेल्स में, प्रॉफिट वाले Profit. या कंट्रीब्यूशन? प्रॉफिट। Yes. ये बाकी स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स। ओके, सो नो मूड्स टू रिप्लाई, ओके, नो इशू। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रीब्यूशन से नहीं होगा मिशाल। एक तो मैंने बताया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ताल्लुक ताल्लुक हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ताल्लुक हमेशा प्रॉफिट से होता है। ये एक मिनट लेट मी हाईलाइट इट। ये मैंने जब हम डील ही प्रॉफिट में कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ताल्लुक है ही नहीं उससे, ठीक है। और उससे बड़ी बात यहाँ लिखा हुआ है सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, कि हमें वॉल्यूम वेरिएंस है, ये वो वाला वॉल्यूम वेरिएंस है जो हमने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। खैर, जो भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी, अगर फेवरेबल वैल्यूज होंगी, हम फेवरेबल का और एडवर्स का एक अलहदा कॉलम बना लेंगे यहाँ पे। और जो भी फेवरेबल बैलेंसेज होंगे वो हम फेवरेबल वाली साइड पे लिख देंगे, अगर कोई एडवर्स बैलेंस होगा हम एडवर्स वाली साइड पे लिख देंगे। एंड आफ्टर दैट उसको नेट ऑफ करके यहाँ पे एक टोटल अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे एक टोटल अमाउंट लिख देंगे। और जो ये बजटेड प्रॉफिट था हमारे पास, ये बजटेड प्रॉफिट था स्टार्ट पे हमारे पास, इसके अंदर वो अगर इफ इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी सीन होगा हम उसको यहाँ पे टोटल अप कर देंगे। यहाँ पे हमने नॉर्मल बजटेड प्रॉफिट में सेल्स के वेरिएंसेस को एडजस्ट कर दिया। वैल्यू अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन हम करेंगे, अभी जस्ट फॉर्मेट समझा रहा हूँ, फॉर्मेट समझना सिर्फ, कि बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ जाना है। सबसे पहला वेरिएंस कौन सा सिलेक्ट हुआ, यानी कि हमने फॉर्मेट में लिखा सेल्स का वेरिएंस। उसमें दो वेरिएंसेस है, सेल्स प्राइस और सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस। मुझे जस्ट एक सिंपल एक बात बताओ, ताकि ये चीजें साथ साथ रिवाइज हो जाए। अगर हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग का ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना रहे होते, मार्जिनल कॉस्टिंग के ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना रहे होते, तो क्या ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आता? यस और नो?
सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आता अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे होते? ओके, आता। आपने कहा कि दैट विल मतलब दैट विल बी नोटेड देयर, बट लेकिन एक फर्क होता उसमें। वो फर्क क्या होना था? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस वहां पे जरूर आता, लेकिन वो फर्क क्या होना था उस बार? उसमें किससे मल्टीप्लाई होना था? अगर कंट्रीब्यूशन से होता, बिल्कुल वहां पे सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस होगा, यानी कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई होगा। बस ये फर्क है, मतलब आएगा। दैट इज द फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस दैट विल नॉट बी शॉर्ट एंड दैट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होगा वो। लेकिन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस दोनों में होगा, बस एक में प्रॉफिट वाला और एक में मार्जिन वाला। अच्छा, नाउ अब इसके आगे कोस्ट के वेरिएंसेस हैं। इसमें भी हमने क्या करेंगे कि एक फेवरेबल का कॉलम बना लेंगे, एक एडवर्स का। अब यहाँ पे जो मैं फेवरेबल एडवर्स बना रहा हूँ, ये जितने भी वेरिएंसेस है ना, अगर एग्जामिनर ने एमसीक्यू में देना होगा तो हो सकता है वो तुमको वेरिएंसेस लिख के दे दे कि ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस। लेकिन अगर वो चाहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में या किसी भी तरीके से वो चाहे कि नहीं भाई पूरा फॉर्मेट करो, तो आपको फिर सारे वेरिएंसेस निकालने होंगे। हो सकता है उसमें से कुछ उसने दे दिए हो, कुछ उसने ना दिए, जितने भी वेरिएंस है। अब कितने वेरिएंसेस हैं? डायरेक्ट मटेरियल के दो वेरिएंसेस हैं, लेबर के दो वेरिएंसेस हैं, लेबर के तीन भी हो सकते हैं, यहाँ पे दो दिए हुए हैं, लेकिन आइडल आवर्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं और फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं। सारे वेरिएंसेस उसने यहाँ लिखे फॉर्मेट में। आपको जो फेवरेबल वेरिएंस होगा और जो एडवर्स, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज फेवरेबल और व्हाट इज एडवर्स, यू हैव टू राइट द वैल्यूज हियर, यू हैव टू राइट द वैल्यूज हियर, जो भी वेरिएंसेस आएंगे। अच्छा, जब ये वेरिएंसेस आएंगे तो आपको इस सारे के सारे जो फेवरेबल एडवर्स का नेट इफेक्ट है वो यहाँ पे लिखना है। मे बी इट्स नेगेटिव और मे बी इट्स पॉजिटिव। इट्स फेवरेबल देन पॉजिटिव लिखना, एडवर्स आया तो नेगेटिव लिख देना। और जो ऊपर आपके पास यहाँ पे आंसर आया था, यहाँ पे आंसर आया था, उसमें डायरेक्टली इसको एडजस्ट करना और आपके पास क्या आ जाएगा? डायरेक्टली एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। सो इट्स नॉट द रॉकेट साइंस, इट्स नॉट टफ। ये जस्ट एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज जो कि आपको आनी चाहिए, जो आपके फॉर्मेट्स में सीखी हुई वो वैल्यूज यहाँ पे आके पुट हो जाएंगी, और उस लिहाज से आप आंसर, फाइनल आंसर निकाल लोगे। अभी जस्ट फॉर्मेट में अगर देखो तो फॉर्मेट में हमने ये एब्जॉर्प्शन के फॉर्मेट में पहले सेल्स वेरिएंस, फिर उसके बाद एक एक करके सारे कॉस्ट वेरिएंसेस देखे, फेवरेबल का कॉलम बना दिया, एडवर्स का कॉलम बना दिया, स्टार्ट बजट बजटेड प्रॉफिट से किया, एंड एट लास्ट एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब सिर्फ फॉर्मेट की बात करो, क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा अभी। फॉर्मेट में कहीं इशू तो नहीं है? अगर क्लियर है तो एक दफा कंफर्म कर दो। ओके, अब इसी तरह फॉर्मेट होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, इसी तरह फॉर्मेट होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, लेकिन उसमें बट देयर इज समथिंग लाइक चेंज इन द फॉर्मेट, सम रूल्स दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबव, और कुछ एक दो रूल्स यहाँ मैं यहाँ पे भी बताऊंगा। देखो, आपका ये वाला फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने बजटेड, पहली बात हमने सीखी थी कि बजटेड कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तक जाना है। बट द फॉर्मेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बजटेड प्रॉफिट। व्हाट इज दिस? ये क्या है भाई? अगर आपने बजटेड कंट्रीब्यूशन से ही जाना था, एक्चुअल में ये फॉर्मेट में उसने बजटेड प्रॉफिट से इसलिए स्टार्ट किया है कि अगर सवाल में आपको बजटेड प्रॉफिट ही गिवन हो, आपको बजटेड प्रॉफिट ही गिवन हो, बजटेड कंट्रीब्यूशन ना गिवन हो, तो फिर पहले बजटेड प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। यानी आपका बजट का जो बेसिक रूल है वो कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूशन ही है। लेकिन बजटेड प्रॉफिट कभी कभार सवाल में दिया होता है, वो नहीं दिया होता, बजटेड कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट नहीं दिया होता, बजटेड प्रॉफिट दिया होता है। तो अब ये याद रखना कि जब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन, ये जरा यहाँ रूल देखना, कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो ना, तो आता है प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है। अगर यही फिक्स कॉस्ट यहाँ ले जाओ तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बना? जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो, प्रॉफिट में टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो, तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो उसने एक्चुअली देखो यही किया भाई, देखो बजटेड प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे बजटेड प्रॉफिट लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बजटेड प्रॉफिट की अमाउंट लिखी, ठीक है।
ऐड कर दिया उसमें फिक्स कॉस्ट, क्यों? ताकि ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाए, बजटेड कंट्रीब्यूशन आ जाए। इफ द क्वेश्चन इज स्टेटिंग यू डायरेक्टली द बजटेड कंट्रीब्यूशन, देन यू हैव टू यूज दैट। इन दैट केस यू डोंट हैव टू ऐड प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट। हो सकता है सवाल में प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट में से कोई चीज मिसिंग हो, तो फंस ना जाना इस पॉइंट पे। अगर बजटेड कंट्रीब्यूशन गिवन है, डायरेक्ट बजटेड कंट्रीब्यूशन लिख देना। तो बजटेड फिक्स कॉस्ट ऐड करके मेरे पास यहाँ पे बजटेड कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई। मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है? ये फॉर्मूला, ये जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया, क्लियर है कि वहां पे क्यों इस तरह मैंने कैलकुलेशन की है? पहले ये बता दो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है बजटेड फिक्स कॉस्ट वाला? ओके। सो अब सेम वैसे ही, अब बजट कंट्रीब्यूशन आ गया, अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। इसमें भी वैसे ही होगा, एक सेल्स वेरिएंस स्टार्ट होगा, सेम एज द स्टेटमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब सेल्स वेरिएंस में क्या, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स कंट्रीब्यूशन, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। लेकिन दिस टाइम द वेरिएंस विल बी ऑफ द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऑफ द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी जो भी वॉल्यूम वेरिएंस होगा उसको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ यूज करना है, बिकॉज वी आर इन द now in the technique of marginal costing, so we have to use the sales contribution volume variance। यहाँ पे हम यूज करेंगे सेम वैसे ही मैंने जैसे बताया था कि फेवरेबल और एडवर्स की हम एक बना लेंगे। जो भी फेवरेबल और एडवर्स होंगे, मतलब जो भी क्या कहते हैं रेलिवेंट आंसर्स होंगे, उनको ऐड अप करके फाइनल पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर आएगा। एंड हेयर वी विल गेट द आंसर आफ्टर डिडक्शन और एडिशन। ठीक है, तो जो भी हमारे ऊपर बजटेड कंट्रीब्यूशन आया होगा हमारे पास आंसर, उसमें हम इसको ऐड अप या माइनस या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सेम हमने ऊपर किया था कि सेल्स वेरिएंस हमने ऐड ऐड माइनस किया था। उसके बाद सेम कॉस्ट वेरिएंसेस देखो, एक फेवरेबल का वेरिएंस कॉलम, एक एडवर्स का। नाउ यू हैव टू राइट फेवरेबल इन फ्रंट ऑफ, फॉर एग्जांपल फेवरेबल, एंड एडवर्स इन केस ऑफ एडवर्स। बट वन थिंग यू आर नोटिसिंग हियर, वन थिंग यू आर नोटिसिंग हियर कि हमने जरा गौर से, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। हमने यहाँ पे यहाँ तक हमने फिक्स कॉस्ट का कोई वेरिएंस नहीं लिया। यहाँ तक हमने फिक्स्ड कॉस्ट का कोई वेरिएंस नहीं लिया, फिक्स ओवरहेड का कोई वेरिएंस नहीं लिया। यहाँ तक हमने वेरिएबल के ओवरहेड लिए। क्यों? क्योंकि ये याद रखना कि आपको जाना है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तक पहले। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तक जाने के लिए आपको जस्ट जो चीजें, जो वैल्यूज चाहिए वो वेरिएबल डायरेक्ट, सारी वेरिएबल कॉस्ट की चाहिए, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और या फिर वेरिएबल ओवरहेड बुझाते हो। ठीक है, लेकिन फिक्स ओवरहेड की यही यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा, भी आएगा, लेकिन यहाँ तक नहीं आएगा। क्यों? कंट्रीब्यूशन के लिए अगर आपने यहाँ से फिक्स कॉस्ट का वेरिएंस एडजस्ट कर दिया तो आपके पास वो प्रॉफिट आ जाएगा फाइनल, आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूशन जाने के लिए अपने सारी कैलकुलेशन को फिक्स कॉस्ट से पाक रखना है। ठीक है। खैर, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया एक्चुअल कंट्रीब्यूशन का। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब यहाँ पे जरा फोकस करना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लगा कि अब इस कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट तक कैसे जाना है। देखो इसके नीचे दिया हुआ बजटेड फिक्स ओवरहेड। ये बजटेड फिक्स ओवरहेड पता है कौन सा ओवरहेड है? वही ओवरहेड जो हमने यहाँ यूज किए थे, याद करो, यहाँ पे हमने ऐड किए थे ना, ये बजटेड फिक्स कॉस्ट ऐड की थी, बजटेड फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ ऐड की थी जब हमने प्रॉफिट में जाना था। वही हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू उसकी, यहाँ पे लिखेंगे बजटेड फिक्स ओवरहेड एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के आंसर आने के बाद। और उसमें फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडजस्ट करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी वैल्यू आएगी इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, यानी फिक्स ओवरहेड की एक्सपेंडिचर वेरिएंस को ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब बात आती है कि भाई आपने फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस किया, बट व्हाई नॉट फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस? तो मैंने आपको ऊपर रूल बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में देयर इज नो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ओनली द वेरिएंस here will be related to the fixed will be the fixed overhead expenditure variance, not a fixed overhead volume वेरिएंस। खैर, यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हिसाब किताब होगा पॉजिटिव नेगेटिव करना है वो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा, फिर बता दूंगा। जैसे भी ये समझो कि फिक्स ओवरहेड कंट्रीब्यूशन के बाद एडजस्ट होगा, और जो भी इनमें से नेट ऑफ होकर आंसर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर में आ जाएगा। इस सवाल में अब मार्जिनल में भी हम एक्चुअली प्रॉफिट टू प्रॉफिट ही गए हैं। देखो एक्चुअली प्रॉफिट टू प्रॉफिट ही गए हैं, बट इस सवाल में जो हमारा मकसद था कि कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूशन जाना, कंट्रीब्यूशन टू, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूशन जाना, ये हमारा जो गोल था वो भी अचीव हो गया।
प्रॉफिट टू प्रॉफिट गए, लेकिन हमने कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन भी कर ली, जो कि इसमें इसकी फॉर्मेट का पार्ट है। ऊपर एब्जॉर्प्शन में ऐसा कोई सीन नहीं था, हमने डायरेक्ट वो प्रॉफिट टू प्रॉफिट रन था, बीच में बस वेरिएंसेस लिखे, बस ऐड ऑन कर दिया। मार्जिनल में थोड़ा सा डिफरेंट सीन है, वो डिफरेंट सीन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। एक मतलब फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट समझने की कोशिश करो जितना समझ आ रहा है। अगर क्लियर हो जाए तो मुझे यस लिख देना, अगर क्लियर हो जाए तो यस लिख देना प्रॉपर। हाँ व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा फॉर्मेट वाला। अच्छा तो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन जरा आप लोग भी साथ में लिख लें जरा। ये क्वेश्चन साथ साथ नोट करो, या फिर मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन।
अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है जिसमें मैंने जस्ट सारे के सारे वेरिएंसेस दिए हैं। अब मैं इस क्वेश्चन में जो बजट प्रॉफिट है वो दूंगा, और फिक्स ओवरहेड जो जो डाटा रिक्वायर्ड है, ये जस्ट मैंने वेरिएंसेस अभी सारे लिखे हैं। इससे हम दोनों स्टेटमेंट्स बनाएंगे, एब्जॉर्प्शन की भी और मार्जिनल की भी। सो लेट मी राइट हेयर प्रॉपर बजट वैल्यूज ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, बजटेड प्रॉफिट दे दिया और फिक्स कॉस्ट दे दिया, बजटेड प्रॉफिट दिया और फिक्स कॉस्ट दिया। अब हम एक एक करके पहले हम एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, देन हम क्या कहते हैं, जाते हैं टुवर्ड्स सेकंड फॉर्मेट। सो क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बनाने लगे हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। आपको पता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेन मकसद है कि बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ जाना, बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ जाना। अब बजटेड प्रॉफिट अगर देखें हमारे सवाल में कितना है, 37,500। $3,750 हमारे पास आ गया बजटेड प्रॉफिट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अगर हम फॉर्मेट में जाएं, देखो ये हम पहले करें एब्जॉर्प्शन का, तो ये देखो बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट हो रहा है। बजटेड प्रॉफिट फॉर्मेट साथ साथ रिलेट करता जाऊंगा, जरा समझते रहना। उसके फौरन बाद सबसे पहला वेरिएंस हमेशा इनकम वाला वेरिएंस होगा, इनकम यानी सेल्स वाला वेरिएंस होगा। सेल्स वाले वेरिएंस में दोनों वेरिएंसेस होंगे, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो हम यूज करेंगे जो एब्जॉर्प्शन का अलहदा से गिवन होगा सवाल में। ठीक है, तो सेल्स वेरिएंस इसमें हम ऐड करेंगे। सेल्स वेरिएंस में हमारे पास एक है प्राइस वेरिएंस और एक है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम में हम यूज करेंगे प्रॉफिट वाला, वॉल्यूम में प्रॉफिट वेरिएंस यूज करेंगे, या अगर उसने बताया हुआ डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन का तो हम वो यूज कर लेंगे। सेल्स प्राइस वेरिएंस हम हमें दिया 770 फेवरेबल, 70 फेवरेबल। अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, दो पॉइंट्स हैं। एक मिनट थोड़ा समझना। 37,500 थोड़ा दूर लिख दो। या तो आप यहाँ पे एक फेवरेबल की का और एक एडवर्स का कॉलम बना लो, इस तरह भी कर सकते हो। फेवरेबल एडवर्स का कॉलम भी बना सकते हो, या आप जो फेवरेबल है उनको ऐड करते रहो और जो एडवर्स है उनको माइनस करते रहो, इस तरह भी कर सकते हो। तो हम फेवरेबल एडवर्स का कॉलम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। सेल्स में वेरिएंस है, प्राइस वेरिएंस हमारे पास है 770 फेवरेबल, मैंने 770 लिख दिया फेवरेबल वाली साइड पे, 770 लिख दिया फेवरेबल वाली साइड पे। एक मिनट, 770 फेवरेबल यहाँ। उसके बाद सेल्स वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का उसने दिया 1,000 फेवरेबल, 1,000 फेवरेबल। तो यहाँ पे इसको लिख दिया 1,000 फेवरेबल। अब बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे फेवरेबल वाली साइड पे फेवरेबल आना चाहिए और एडवर्स वाली साइड पे एडवर्स आना चाहिए। अच्छा, अब अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा, इनका हमें एडिशन करना है, उसके बाद फिर हम आगे कॉस्ट वेरिएंस की तरफ जाएंगे। इन एडिशन किस तरह करना है कि हमने ये देखो 1,000 और 770 इन दोनों को ऐड करना है, और ये जो हमारे पास बजटेड प्रॉफिट की अमाउंट थी, इसके नीचे यहाँ पे ऐड करके टोटल लिखना है। टोटल मैं यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि ये टोटल का कॉलम है, इसको बिल्कुल अलहदा रखना है। इसको ये कितना आ जाएगा, 1,770। 1,770 जरा ऐड करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। 37,500 में 1,770 ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेट कर दो भाई, क्या हुआ। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको। 38,770। 38,770 आपने 37,000 में कर दिया, मतलब 37,500 है।
37,500 प्लस 39270, 39270, ये जो अमाउंट हमारे पास आई है, इसमें अभी तक हमने सिर्फ एक वेरिएंस एडजस्ट किया ही नहीं। एक वेरिएंस के मतलब एक वेरिएंस के दो टाइप्स, यानी सेल्स वेरिएंस टोटल एडजस्ट कर लिया। सेल्स वेरिएंस एडजस्ट करने के बाद हमें कॉस्ट वेरिएंसेस स्टार्ट करने हैं। कॉस्ट वेरिएंसेस एक एक करके सारे स्टार्ट करेंगे। अब सारे वेरिएंसेस में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? मटेरियल आता है, मटेरियल में मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज। उसके बाद लेबर वेरिएंस हमारे पास आएगा, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी। फिर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड की वेरिएंस आएंगे। वेरिएबल ओवरहेड के हमारे पास जो सवाल में गिवन है हम वही यूज करेंगे जो हमारे पास, देखो, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर सेम उसका यूज करेंगे। अगर हमारे सवाल में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हमारे सवाल में जैसे आइडल आवर्स वेरिएंस नहीं गिवन तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, और उसके बाद फिक्स ओवरहेड, चूंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, यहाँ हम सारे वेरिएंसेस लेंगे तो ये फिक्स ओवरहेड में भी दोनों आएंगे, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। अब एक एक करके हम ये सारे वेरिएंसेस लिखेंगे। एक फेवरेबल वाला कॉलम है और एक एडवर्स वाला कॉलम स्टिल सेम रहेगा जिसका हमने पहले यूज किया था। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी गिवन है। प्राइस वेरिएंस 886 एडवर्स है, तो मैं प्राइस वेरिएंस का आगे लिख रहा हूँ 886 एडवर्स कॉलम में। उसके बाद 3850 फेवरेबल है, यूजेज वेरिएंस फेवरेबल में लिख दिया। 3157 लेबर रेट एडवर्स है, एडवर्स वाले कॉलम में लिख दिया। लेबर एफिशिएंसी 4620 फेवरेबल, एडवर्स है, सॉरी 4620 एडवर्स है एफिशिएंसी, वो भी मैंने एडवर्स वाली साइड पे लिख दिया। 820 फेवरेबल है। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर 820 इस साइड पे आ गया। एफिशिएंसी 770 एडवर्स है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर 2600 फेवरेबल है, और वॉल्यूम वेरिएंस 2000 फेवरेबल है, वो मैंने रेलिवेंट कॉलम्स में लिख दिया। अब सिंपल, मैंने कोई 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 रॉकेट साइंस या कोई रूल इस तरह नहीं अप्लाई किया कि कोई टेक्निकल चीज है। जस्ट पिक की वैल्यूज रिपोर्ट कर दिया फॉर्मेट में। फॉर्मेट आना मैटर करता है। हाँ, ये वेरिएंसेस मैंने डायरेक्टली दिए हैं। अब आपको पेपर में हो सकता है डायरेक्टली ना दे, लेकिन कैलकुलेट करने हो तो वहां पे आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिस तरह मैंने आपको वेरिएंस निकालना सिखाया है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे कैलकुलेशन का क्या तरीका है? 39270, यू ऑलरेडी हैव आंसर। अब आपने यहाँ पे इन सारे वेरिएंसेस का नेट ऑफ लेके उसमें जो भी ऐड माइनस होगा वो यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। अब इसका तरीका बताइए, आपने सारे फेवरेबल बैलेंसेस को ऐड करना है पहले कैलकुलेटर पे, और फिर सारे एडवर्स को उसमें से माइनस कर देना है। पहले सारे फेवरेबल ऐड करके सारे एडवर्स उसमें से माइनस करना है। जरा करो, सारे फेवरेबल ऐड करके एडवर्स माइनस करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है फाइनल। और फाइनल आंसर ये भी बता देना पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, जो भी आ रहा है मुझे बता दो जरा। Sir, is this fixed overhead expenditure? Is this 2600 or is it 2000? 2600 एक्सपेंडिचर। Okay. व्हाट्स द आंसर?
हाउ आर यू कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज? एक का 39,000 आया है और एक का 93,000 30,107 आया है। No, sir, it's typing mistake. It's 3907. 39,107. Yes, yes. Wait a minute. So you have added all of the values. First we added the favorable, then Okay, you are calculating final actual profit. yes. No, I was saying about this value, which has to come here. Oh, 39,107 अगर आया है, so it's okay if it's a actual profit. But what's the difference between 39,107 and this 39,270, जो इसके दरमियान में पहले आंसर आया होगा? the difference between favorable and adverse. The difference between, yeah, the difference between 100, 163. 163. 160. Wait a minute. Let me get this. 63. 163. 163, yeah, and it's like negative, right? Mm-hmm. -163. तो नेगेटिव आया होगा 163, तभी ये 39,270 में से 163 माइनस हो गया 39,107. इट्स ओके, यू हैव कैलकुलेटेड राइट. सो 39,270, 270 में हमने आगे फेवरेबल और एडवर्स जो कॉस्ट वेरिएंसेस हैं उनको एडजस्ट किया. यहाँ पे हमारे पास -163 आया. -163 बिकॉज आवर एडवर्स वेरिएंस वाज लीडिंग टू फेवरेबल, सो दैट्स व्हाई इट्स -163. यस, यस, इट्स ओके. सो उसके बाद जो फाइनल आंसर आया माइनस करके 39,107 इज द एक्चुअल प्रॉफिट दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर. ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज कंप्लीटेड. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? जरा बता दो, एक दफा कंफर्म कर दो. क्लियर है यहाँ तक? ओके. नाउ हमने अब जाना है यही फॉर्मेट, यही क्वेश्चन को लेके, बट फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग. सो इट्स ऑन द सेम फॉर्मेट. मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली ये फॉर्मेट सारा इसके ऊपर है. इफ आई इरेज इट, वेट अ मिनट, आपको सारा फॉर्मेट यहीं पे दिखा. तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए फॉर्मेट क्या होगा? नाउ सी, अब देखो जरा गौर से, जरा फोकस करना, फोकस करना. ये देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हो रहा है. लेट्स इग्नोर दिस कैलकुलेशन एंड एनी अदर कैलकुलेशन. ओके, सेम यही सवाल है, उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ. देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बजटेड प्रॉफिट से. बजटेड प्रॉफिट वी आर हैविंग 37,500. 37,500 विच वी हैव यूज्ड हियर, राइट हियर. 37,500. उसके बाद चूंकि हमें कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है, तो मैंने तुमको बोला था कि अगर तुम प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड अप कर दो तो तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. सो दैट इज इन द फॉर्मेट. बजटेड प्रॉफिट में ऐड हमने किया बजटेड फिक्स कॉस्ट 75,000. सो इट कम्स बजटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ 112,500. 112,500. हम यहाँ पे प्रॉफिट टू प्रॉफिट नहीं खेल रहे, हमें यहाँ पे पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है. यार 112,500 आ गया. आगे आगे सारा जो वेरिएंसेस है स्टिल सेम एज एब्जॉर्प्शन. देखो, सेल्स प्राइस वेरिएंस 770 फेवरेबल कंट्रीब्यूशन. यस, दिस पॉइंट. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हमने एब्जॉर्प्शन में जब यूज किया था, सो वी हैव यूज्ड 1000 बिकॉज इन दिस क्वेश्चन इट वाज गिवन दैट इफ यू आर यूजिंग एब्जॉर्प्शन इट विल बी 1000 फेवरेबल, बट फॉर द मार्जिनल इट इज 3000 फेवरेबल. सो हमने यहाँ पे 3000 फेवरेबल यूज किया, राइट. और ये हमारे पास टोटल होके इन दोनों का टोटल 3770 फेवरेबल आ गया. दैट वी हैव एडेड इन द कंट्रीब्यूशन 3770 favorable and get the answer of 116,270 before the cost variances. We have calculated the say basically we have calculated the variance, the value after sales variance. एक मिनट अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं. सो हम यहाँ तक पहुंचे थे कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन निकाला और कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद सेल्स वेरिएंस को एडजस्ट किया. अभी सेल्स के बाद हम कॉस्ट वेरिएंसेस को एडजस्ट करेंगे, बट कॉस्ट वेरिएंसेस के लिए हमने सिर्फ वेरिएबल वेरिएंस यानी वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस तक जाना है, फिक्स कॉस्ट तक वेरिएंस तक नहीं जाना है, पहले एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तक जाना है. उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल के वेरिएंसेस, डायरेक्ट लेबर के वेरिएंसेस एंड वेरिएबल वेरिएंसेस, सेम वैल्यूज जो है यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखी हुई है, फॉर्मेट में लिखी हुई है. लाइक डायरेक्ट मटेरियल इज 886 एडवर्स, सी हेयर.
टेक मटेरियल प्राइस वेरिएंस 886 एडवर्स, 3850 यूजेज वेरिएंस फेवरेबल, उसके बाद 3157 एडवर्स वेरिएंस, 4620 एडवर्स वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड इज 820 फेवरेबल, सी 820 फेवरेबल एंड एफिशिएंसी 770 एडवर्स। तो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो टोटल फेवरेबल आया वो टोटल फेवरेबल यहाँ तक 4760 और 9433 एडवर्स, 4760 फेवरेबल और 9433 एडवर्स, मैंने इनको नेट ऑफ किया तो मेरे पास 4763 एडवर्स वेरिएंस आ गया, एडवर्स वेरिएंस आ गया। नाउ हमने जो वहां पे ऊपर सेल्स वेरिएंस के बाद एक वैल्यू निकाली थी, उसमें मैंने जब इसको एडजस्ट किया तो मेरे पास एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गया 111507, बट स्टिल अभी फिक्स वेरिएंसेस, फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस रहते हैं, उससे पहले कंट्रीब्यूशन आ जाता है, उससे पहले कंट्रीब्यूशन आ जाता है। नाउ नाउ अब मैंने इसके आगे जो तुम्हें बताया था कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड एक्चुअल प्रॉफिट तक जाने का जो तरीका है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल प्रॉफिट तक जाने का जो तरीका है वो ये है कि हमें इसके अंदर ये जो कंट्रीब्यूशन है इसमें फिक्स कॉस्ट, ये देखो कंट्रीब्यूशन, अगर इफ यू सी दिस कंट्रीब्यूशन, दिस इज 111507, इसमें से हमें ये जो फिक्स कॉस्ट है ये माइनस करनी होती है, ये एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस करनी होती है। बट हमारे सवाल में एक्चुअल फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन, हमारे सवाल में यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट गिवन है ये बजटेड फिक्स कॉस्ट है, ये बजटेड फिक्स कॉस्ट है 75,000 की। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बजटेड फिक्स ओवरहेड हमने एंटर की 75,000, द सेम वैल्यू दैट वी हैव एडेड हेयर टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन, सेम वही फिक्स ओवरहेड की वैल्यू यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखी साइड पे, वर्किंग वाली कॉलम में, नॉट इन द फाइनल, फाइनल कॉलम राइट वाला कॉलम है, मैंने वर्किंग वाले कॉलम में लिखा 75,000। बट ये मेरे पास है बजटेड वैल्यू। अब मसला पता है क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से, ये जरा गौर से सुनना, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल प्रॉफिट तक जाने के लिए मुझे फिक्स कॉस्ट भी क्या चाहिए, एक्चुअल, एक्चुअल डाटा से एक्चुअल डाटा जाने के लिए दरमियान वाला डाटा भी एक्चुअल होना चाहिए, राइट। बट मेरे पास है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, मेरे पास है बजटेड फिक्स ओवरहेड, मुझे एक्चुअल निकालना है, इसीलिए बजटेड फिक्स ओवरहेड से एक्चुअल फिक्स ओवरहेड निकालने के लिए मैंने एक्सपेंडिचर वेरिएंस को एडजस्ट किया है, क्योंकि बजट ही तो था जो ऊपर नीचे था, एक्चुअल रिजल्ट ऊपर नीचे हुए, तो जो वेरिएंस आया उसको अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो मैंने एक्चुअल निकाल लिया। यानी अगर देखो, ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 75,000 का फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस है, मैंने साथ ही फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2600 फेवरेबल यहाँ पे लिखा लिखा और मैंने 75,000 में से इसको माइनस किया है, ये फेवरेबल मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ पे अब थोड़ा सा आपका दिमाग चाहिए, मुझे दिमाग चाहिए, फोकस। 75,000 बजटेड फिक्स ओवरहेड है, यानी ये बजटेड है, ठीक है, और तुम्हारा 2600 फेवरेबल आंसर आ रहा है, इसका मतलब 2600 फेवरेबल आने का मतलब क्या है कि तुमने अपना फिक्स ओवरहेड बचाए, यानी कम लगाए या ज्यादा लगाए, बस इतना बता दो। फेवरेबल बैलेंस आ रहा है फिक्स ओवरहेड का, इसका मतलब तुमने पैसे बचाए या नहीं, कम पैसे लगाए या ज्यादा पैसे लगाए 75,000 से, एक्चुअल में, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट में। सो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि 75,000 में अगर यू हैव बजट फिक्स ओवरहेड ऑफ 75,000 और 2600 फेवरेबल है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में आपने 2600 बचाए, क्योंकि कॉस्ट है ना, कॉस्ट में फेवरेबल बैलेंस का मतलब ये एक्चुअल में हमने कम पैसे लगाए, इसीलिए यहाँ पे 75,000 में से 2600 को माइनस करके मैंने एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितने कंसीडर किए, 72,400, 72,400, 72,400। क्यों, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, बजटेड फिक्स ओवरहेड गिवन थे 75,000, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2600 फेवरेबल आया, अब एक्चुअल में इसका मतलब कम पैसे लगे हैं, कितने, 2600 कम लगे, 2600 कम किए तो 72,400 बन गए, ये 72,400 जो है ये एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है। इसको मैं अब क्या करूंगा, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, जैसे मैंने पहले बताया था, एक प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड होती है लेकिन कंट्रीब्यूशन में से माइनस होगी फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा, तो मैंने माइनस किया तो 39,107 प्रॉफिट आ गया मेरा, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 39,107, 39,107। अगर आप देखो तो ऊपर जो हमारा, जो हमने एब्जॉर्प्शन के थ्रू सवाल किया था उसमें भी प्रॉफिट कितना था, 39,107 आ गया, 39,107।
आ गया। सो इसमें बड़ा ध्यान से चलना है आपने, इतना मुश्किल नहीं है, फॉर्मेट सीधा सीधा ही है। बस ये है कि कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। इसका एक डिटेल्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिटेल क्वेश्चन का मतलब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा और मैं दोबारा एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं, इसके अलावा सवाल कोई असाइनमेंट वगैरह में, असाइनमेंट वगैरह से बेहतर ये है कि आप लोग एफएमए की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक्टिविटीज दी हुई हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड, यानी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां से ही क्वेश्चंस एक दो कर लो। बाकी एमसीक्यू में और बाकी जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहूँगा उसमें भी ये चीज़ क्लियर अप हो जाएगी इंशाल्लाह। यार यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लो। वैसे क्लास यहाँ पे एंड है, यहाँ पे क्लास एंड है इंशाल्लाह। कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं यार कल की क्लास में। यार अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।